वेलकम बैक वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं। तो क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि उनमें आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं, तो जो हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स भेज रहे हैं तो वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो तुम बोलोगे कि टाइप क्या होता है आप उनका, तो कोई नहीं, अभी इस बात को यहीं रख लेते हैं। पर ऐसा मानते हैं कि अ, जिस तरीके से हम उनको पैरामीटर्स को भेजते हैं उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, प्राइमरली तीन में कैटेगराइज होता है: पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय पॉइंटर। अब तुमने जो पिछले वीडियोस अगर देखे हैं ध्यान से, अगर नहीं देखे हैं तो पॉइंटर और रेफरेंस वाले वीडियो ज़रूर देखो। क्योंकि अगर तुम रेफरेंस को नहीं समझोगे तो तुमको पास बाय रेफरेंस नहीं समझ में आएगा। अगर तुमने पॉइंटर्स नहीं पता तो तुम्हें पास बाय पॉइंटर नहीं पता। पास बाय वैल्यू तुमको समझ में आ जाएगा क्योंकि उसके लिए हमको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है। तो एक बार देखते हैं कि होता क्या है। कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। मान लो कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, इंट नहीं करता, वॉइड रख लेता हूँ, मॉडिफाई। और तुम उसके अंदर एक x भेज रहे हो और मैंने x की वैल्यू कर दी 20। अब मैंने क्या किया, ये जो मेन फंक्शन है उसके अंदर मैंने लिया इंट x इक्वल्स टू 5 और मैंने ये मॉडिफाई फंक्शन कॉल कर दिया जिसके अंदर मैंने ये x भेज दिया। अब मैं यहाँ पे ये जो x है इसको पास प्रिंट करा रहा हूँ। तो आइडियली देखो क्या होता है कि अगर तुम इसमें, है ना, जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हो और कुछ डिफाइन नहीं करते हो कि एज ए रेफरेंस जा रहा है या एज अ पॉइंटर जा रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पास बाय वैल्यू होता है। ठीक है, पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो x है, ये अलग है, ये x अलग है। इन दोनों को आपस में शामिल मत कीजिए एक दूसरे में, ये अलग है दोनों। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपनी इसकी एक कॉपी होगी, x इक्वल्स टू 5 होगा, किसी एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, लेट्स से 100 उसकी मेमोरी लोकेशन है। और जो यहाँ वाला जो x होगा बस एक नाम होगा, अ, जो कि किसी मेमोरी लोकेशन 200 के अंदर होगा। तो होता क्या है कि जब भी तुम x करके ये कॉल करते हो तो ये एक नई कॉपी बनती है। अब ये एड्रेस 200 के अंदर 5 वैल्यू डल जाएगी। अब तुमने यहाँ पे जब x इक्वल्स टू 20 किया तो इस ये जो 200 एड्रेस है उसके अंदर वैल्यू 20 हो जाएगी। तो लेकिन अब ये एड्रेस अलग है, ये एड्रेस अलग है, तो ऑब्वियसली इसको तो तुम मॉडिफाई नहीं कर रहे हो। तो आइडली जब तुम प्रिंट करोगे तो तुमको वैल्यू 5 ही दिखेगी। हाँ, ये देखो 5 है। तो लेकिन हमने जो रेफरेंस पढ़ा था, अब ये तो हो गया तुम्हारा पास बाय वैल्यू। अब इसी को अपन ये कर लेते हैं कि पास बाय रेफरेंस कर देते हैं। तो पास बाय रेफरेंस करने के लिए हमें पता है कि क्या होता है कि हम जब भी रेफरेंस पढ़ते थे ऐसा किया था ना हमने, ये इंट रेफरेंस x इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब ये था कि एक्स वाई का एलियास है और जो भी एक्स में चेंज होगा वो वाई में दिखेगा, जो वाई में चेंज होगा वो एक्स में दिखेगा। तो सॉरी, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक्स, ये वाला जो एक्स है उसका एलियास इसको रखा। तो जो इसमें चेंज होगा वो इसमें चेंज होगा और जो उसमें होगा वो वाइस वर्सा होगा। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा क्योंकि तुमने उसके अंदर चेंज कर दिया है तुम्हारे रेफरेंस वैल्यू के अंदर। अब तीसरी चीज़ ये होती है कि तुम पास बाय पॉइंटर एड्रेस कर दो। पास बाय एड्रेस, अब ये है कि उसको करने के लिए तुमको इस वैल्यू में डालना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स का एड्रेस देना पड़ेगा। अब देखो किया क्या है, और स्टार्टिंग में हमने बात की कि दोनों का एड्रेस अलग है, लेकिन अब तुमने क्या किया, यहाँ पे इसको एड्रेस ही भेज दिया। तुमने ये बोल दिया कि 100 जो कि एड्रेस है।
और उस एड्रेस के अंदर इसने क्या किया कि स्टार एक्स लगा के दिया, मतलब जो एड्रेस है उसके अंदर वैल्यू डाल दो 20। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे तुम प्रिंट करोगे एक्स की वैल्यू तो ये 20 आएगी। ठीक है, आई होप तुमको पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर एड्रेस समझ में आ गया। तो तुमको बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी करनी पड़ेगी, फिर ही तुमको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में क्या रहता है। ठीक है, ये तीनों स्लाइड्स यही बोल रही हैं। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। नाम से ही तुमको पता लग रहा है कि कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है तो उसको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का सीन ऐसा होता है कि मान लो कि एक फंक्शन है, तुमने बोला कि वॉइड मॉडिफाई बोल दो। ठीक है, अब तुमने बोला कि उसके अंदर है ना तुमको एक इंट ए चाहिए, इंट बी चाहिए, अ, और एक इंट सी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट तुम बोल रहे हो कि जो जो भी कॉलर है वो पास करे ना करे तो उसकी मर्जी है, और तुम इसमें क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी कर दोगे। ठीक है, अब जब तुम फंक्शन कॉल करते हो तो मान लो कि तुमने मॉडिफाई कॉल किया, इसमें 10 और 10 भेज दिया। ठीक है, तो आइडियली तुम्हारे हिसाब से आंसर, अब देखो पहली बात तो ये थी कि इसमें देखो 3 आर्ग्यूमेंट है लेकिन तुमने 2 भेजे। तो होता क्या है कि जब तुम ऐसे ही डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला केस होता है जिसमें तुम बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे देते हो, तो अगर जो कॉलर है, इसमें कॉलर तुम हो, यहाँ पे तुमने फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया नहीं, तो जो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसके साथ इसको कॉल कर देगा। तो कंपाइलर जो इसको कॉल करेगा वो इसके साथ कॉल करेगा। 10 मैं चेंज कर देता हूँ ताकि तुमको ना कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे 30 कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं ताकि वैल्यू अलग रहे। तो ये जो फंक्शन जब कंपाइलर इंटरनली कॉल करेगा तो वो ऐसा कॉल होगा, 10 30 20 10। तो जब तुम प्रिंट देखोगे तो 30 20 50 50 10 60 आएगा। लेकिन तुम ये भी कर सकते थे कि इसकी जगह पे कोई वैल्यू और भेज देते। अब क्या होगा कि जब तुम 5 भेज दोगे तो ये जो 10 है डिफ़ॉल्ट, ये ओवरराइट हो जाएगा। अब ये क्योंकि डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए तुमको, जो भी तुमने भेजा वो चाहिए, तो अब 55 आएगा आंसर। अब दूसरी चीज़ ये है, हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ सेटिंग डिफ़ॉल्ट आर्ग्स जो है ना वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, कि मैं मान लो कि पहले इस 10 को कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट, इस बी को कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सी को तो बोला कि मेरे को सी दे दो और बी की वैल्यू 10 कर दो। अगर ऐसा करूँगा ना तो देख लो कंपाइल ही नहीं होगा कोड। ठीक है, तो अगर तुमको बी को 10 करना है तो इसका मतलब तुमको सी की भी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस केस में अगर तुम देखोगे कि बी की भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 दे दी, सी की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 दे दी, और एक काम करते हैं ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 10 दे देते हैं। तो इस केस में हम तीनों को भी भेज सकते थे। हम पहले 2 को भेज सकते थे कि 50 और 50 भेज देते हैं। हम अकेला जो ए है उसको भी भेज सकते हैं, लेट्स से उसको हमने 100 भेज दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बिना कोई आर्गुमेंट के भी भेज दें, क्योंकि जब हम बिना आर्गुमेंट के भेजेंगे तो वो सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, उस केस में 30 आएगा, क्योंकि सब 10 10 10 रहेंगे और वो 30 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ए 100 हो जाएगा, बी और सी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी तो 120 होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ये पहला वाला 50, दूसरा वाला 50 और तीसरा 10, तो 110 आएगा। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि एक बार एंडल लगा लेते हैं ताकि नई लाइन में आए और तुमको अलग से दिख जाए। तो 55 110 120 30। आई गेस तुमको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स वगैरह भी पूरा समझ में आ गया कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैं एज अ कॉन्सेप्ट वाइज ही बता पाऊँगा अभी।
वो अपने आप में एक जैसे तुम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ते हो ना, वैसा कॉन्सेप्ट है। उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, रिकर्शन इन जनरल ऐसा होता है कि अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो उसको रिकर्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक फंक्शन बोला मॉडिफाई, और ये जो मॉडिफाई है खुद को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना कि खुद को ही खुद से कॉल करना, अ, ये तो हमको हम ही से चुरा लो वाली चीज़ हो गई है, पर ठीक है। तो इसको रिकर्शन बोलोगे तुम। अ, अब बात यह है कि तुम बोलोगे कि क्या मेक सेंस कर रहा है। देखो, ये तब काम करता है कि तुम्हें पता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम दी हुई है तुमको, और वो प्रॉब्लम अपने से छोटी प्रॉब्लम से सॉल्व करी जा सके। हाँ, ये सब ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है, बट मैं तुमको बस तुमको इंट्रोडक्शन देने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। इसके लिए अपन कुछ डेडिकेटेड करेंगे, तुमको और इंटरनेट पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो रिकर्शन क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेनली तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा, और एज पार्ट ऑफ लैंग्वेज हम कम ही पढ़ेंगे इसको। तो ऐसा मान लो कि तुमको है ना फैक्टोरियल निकालना है। मान लो कि तुमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब जब तुम 5 का फैक्टोरियल निकालते हो तो तुम बोलते हो कि यार मेरे 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल होता है वो। अ, तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार तुम मुझे बता दो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो तुम बोलते हो कि यार जो 4 का फैक्टोरियल होता है वो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल होता है। मैं कहूँ अच्छा, सही बात है। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? तुम बोलोगे कि यार 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये भी अच्छी बात कर दी तुमने। पर जो 2 का फैक्टोरियल है वो क्या है? तो तुम बोलोगे कि 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल है। मैं क्या, ठीक है भाई, वो तो सब समझ गया, पर 1 का फैक्टोरियल क्या है? कि तुम बोलोगे 1 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। अगर 0 का फैक्टोरियल अब क्या है? तुम क्या माइनस में थोड़ी ना जाओगे? तुम बोलोगे कि नहीं नहीं भाई साहब, जो 0 का फैक्टोरियल है वो तो 1 है। तो इससे तुमको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये सिमिलर सी चीज़ें हो रही हैं हर जगह पे। कि जो भी जैसे अपन फंक्शंस लिखते थे ना, कि इसमें तुमको ऐसा दिख रहा होगा कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन। एक प्रकार से तुम अगर मैथ्स की टर्म्स में सोचोगे तो तुमको एक फंक्शन ही लिखना है, और वो मैथमेटिकल फंक्शन इज इक्वल्स टू हमारा जो यहाँ का हम जो कोड का फंक्शन लिख रहे हैं। तो इसमें देखो, बस इसमें एक चीज़ डिफरेंस करती है कि अब क्या ये जो इक्वेशन तुमने लिखी है वो सबके लिए ट्रू हो रही है। इसमें एक बार जो इंडक्शन वाली जो चीज़ें करते थे वो करके देखो, कि एन को 5 रखो, कि और जो एफ है उसको फैक्टोरियल मान लो तो। ठीक है, तो क्या 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो रहा है? तुम्हारी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है? जी हो रही है। अगली स्टेटमेंट मेरे हिसाब से अगर तुम एन को 4 रखो और फंक्शन को फैक्टोरियल बोलो तो ये भी हो रहा है। तुम बोलोगे कि सब सही हो रहा है। मतलब बस एक चीज़ बतानी है तुमको कि ये जो जो चीज़ है लास्ट, तुम ख़त्म कहाँ करोगे? वरना तो तुम हमेशा नीचे चलते ही जाओगे कि जो 5 है वो 4 पे डिपेंड करेगा, 4 है 3 पे डिपेंड करेगा, 3 2 पे करेगा, लेकिन कहाँ ख़त्म करोगे? तो तुम बोलोगे कि जो ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है ना वो मुझे पता है 1 होता है, और इवन मुझे 1 का फैक्टोरियल भी पता है कि वो 1 होता है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैं एक फैक्ट का प्रोग्राम लिखूं जिसमें मुझे n लगाना है, और अगर कोई मुझे बोले कि n अगर 0 है या n इक्वल्स टू 1 है, इस केस में हमने देखा कि वो है, और हम 0 पे ही रोक सकते हैं कि अगर हमें 0 पता है f, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिटर्न 1, है ना, कि वो 1 होगा। नहीं तो क्या होता है कि जो भी n है इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन हो रहा है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे? अब मान लो कि अपने को 5 का निकालना है, इंट आंसर इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ 5 निकाल लेते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो आइडियली हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए? 5 चौक 20, 20 या 60 60 120 आना चाहिए, है ना। अब देखो, था कि जो फैक्ट है, हम रिटर्न तो इंटीजर कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ था। आप देखो, तुम बोलोगे कि 5 क्यों प्रिंट कर रहा है, हमको आंसर प्रिंट करना था यहाँ से दोस्त। ये छोटी छोटी गलतियाँ तुमको करनी नहीं चाहिए कभी भी, जो कि मैं कर रहा हूँ।
ठीक है, 120 प्रिंट हो गया। इस हिसाब से अगर तुम 4 का प्रिंट करने जाओगे तो तुमको आइडियली 24 आना चाहिए। ठीक है, तो एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, उसको रिकर्शन बोलते हैं। अ, ठीक है, इसके बाद फंक्शंस में एक और आता है कॉन्सेप्ट फंक्शन पॉइंटर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हमने इंटीजर वो पढ़े थे पहले, इससे पहले पॉइंटर्स पढ़ा था कि पॉइंटर क्या होता है। हमने जैसे बोला था कि पॉइंटर जी क्या होता है, किसी भी चीज़ का एड्रेस होल्ड करता है। जैसे मैंने बोला कि एड्रेस ऑफ एक्स कर लेगा और एक्स हमने कुछ ज़ीरो बना लिया। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ फंक्शन पॉइंटर क्या है, फंक्शन पॉइंटर अगर तुम बोलोगे तो यार कोई कोई भी फंक्शन है। लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूँ वॉइड सम, और ठीक है, मतलब मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, है ना, सम फंक्शन। अब देखो, कोई भी चीज़ कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर है तो उसकी कहीं तो मेमोरी होगी ही, राइट। अगर मेमोरी है इसका मतलब उसका एड्रेस है। अगर एड्रेस है तो उसको हम पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम किसी तरीके से इस फंक्शन को पॉइंटर में स्टोर कर लें तो वो हमारा फंक्शन पॉइंटर हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होता है कि उसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स रहेगा। जैसे मान लो कि हमको ऐसा बताना रहेगा कि जैसे जो भी जिसके लिए भी हम फंक्शन पॉइंट लिख रहे हैं उसका टाइप क्या है। जैसे इस केस में वॉइड है, ठीक है, वॉइड है। अब क्या है, हमने बोला कि मेरा फंक्शन पॉइंटर है, FPTR बोल दिया मैंने। अब इसके अंदर तुम्हारे कोई आर्गुमेंट्स है क्या, मैंने बोला नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो FPTR है इसको सम बोल दूंगा मैं। ठीक है, और अब मैं FPTR को कॉल कर दूंगा। देखने में बहुत ही लग रहा है कि क्या ही कर रहे हैं अब, पर तुम ये देखो, ये कॉल हो गया। अब इसको चेंज कर लेते हैं, अपन बोल देते हैं कि इंट ए इंट बी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन सम करा देते हैं, ए प्लस बी करा देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने बोला था कि ये इसकी डिक्लेरेशन होती है तो रिटर्न तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो सेम आया। ये अपना सिंटेक्स है कि ये फंक्शन पॉइंटर है। यहाँ पे अपने को इंट इंट बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है क्या क्या लेता है। हमने बोला इंट इंट ले रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से 4 और 5 पास करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9। देखो आगे। अब तुम बोलोगे यार ये यूज़ कहाँ होता है। थोड़ी जनरल प्रोग्रामिंग अगर मान लो कि करें अपन। अब देखो, इसको कॉल बैक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो कि किसी भी फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हो इसको तुम। अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, मैं ये डिक्लेरेशन कर दिया ना कि ये मेरा, इसको मैं एक ऑपरेशन बोल देता हूँ। इसको मैं ऑपरेशन बोल देता हूँ कि जो भी मेरा ऑपरेशन है वो ऐसा होगा। अब मैं दो फंक्शन लिख देता हूँ, दो सम और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अ, जो FPTR है हमने सम बोला, सेम उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि FPTR जो है मल्ट है, ठीक है। सेम वेरिएबल को यूज़ करके हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब तुम देखोगे, ओके, हमने ये ऑपरेशन का नाम दे दिया था, तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका नाम। देखो, पहले हमने जो ऑपरेशन है उसको सम के इक्वल किया, तो अब हमने अपने सम वाले पैरामीटर्स पास किए तो सम कॉल हुआ। अब हमने मल्टीप्लाई के इक्वल कर दिया तो मल्टीप्लाई वाले पैरामीटर्स कॉल हो गए। ठीक है, आई होप तुमको आइडिया लग गया होगा कि फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, कैसे काम करते हैं।